हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एसआई प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले कि आपने बाकी के सेट्स को ज़रूर देखा होगा। इसमें हम लोग 100 MCQ देखेंगे जो कि बिल्कुल BPSSC के पैटर्न पे सारे क्वेश्चंस को अरेंज किया गया। काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है। और इसका PDF जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है आपके लिए, तो इसका PDF मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम ग्रुप पर ऑलरेडी डाला जा चुका है। तो अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और अपना जो भी स्कोर आएगा नीचे कमेंट्स करके बताइए, क्योंकि अब आपके पास मात्र मुश्किल से मुश्किल कह सकते हैं 2 मंथ बचा हुआ अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए। तो इस 2 मंथ को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कीजिए और अच्छे तरीके से अपना मार्क्स को इंक्रीज़ करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जिन लोगों को लगता है कि उनका मार्क्स नहीं बूस्ट हो रहा है, तो इसमें सबसे मेन जो रोल होता है, आपका टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर नहीं है। उस टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हो जिस तरह से आपको करना चाहिए। तो इसके लिए हम आपके लिए कोर्स लेकर आए हैं, जो कि इसमें आपको 200+ हैंडराइटिंग नोट्स हमारा मिल जाता है और अच्छे तरीके से सारे जो टॉपिक एग्जाम्स के ओरिएंटेड है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो सभी टॉपिक्स को इसमें शामिल किया गया। और इसमें और भी नोट्स डाले जाएंगे अभी। तो अगर इस कोर्स में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारे एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आप स्टोर सेक्शन में जा करके 349 का आपका एक कोर्स होगा, जो कि वैलिडिटीज़ की 1 ईयर की मिलेगी। आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस नोट्स को पढ़ करके अपनी जीके की प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस सेट का कट ऑफ क्या होना चाहिए था। देखिए, इस सेट का कट ऑफ मेल कैंडिडेट्स के लिए 140.2 मार्क्स और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 113 मार्क्स रखा गया था सेफ स्कोर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न विद्वानों में से किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के व्रजयान संप्रदाय की स्थापना की थी। बौद्ध धर्म के व्रजयान संप्रदाय की स्थापना की थी पद्मसंभव। यहाँ पे सी को टिक करेंगे। पद्मसंभव का अर्थ अगर हम बात करें तो कमल से उत्पन्न होता है। भारत के एक साधु पुरुष थे जो कि 8वीं सदी में बौद्ध धर्म को भूटान और तिब्बत में काफ़ी इन्होंने प्रचार किया था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य में सन्निधाता नाम है। मौर्य साम्राज्य में सन्निधाता को हम लोग किसको कहते हैं? मुख्य राज्य कोष अधिकारी को कहा जाता था। कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली स्तंभ किसकी अवधि के अंतर्गत आता है? तो इसका संबंध हो जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मथुरा की राजधानी बन गया था। मथुरा किसकी राजधानी बन गया था? तो सूरसेन। सी होगा करेक्ट आंसर, सूरसेन। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक ही आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोतीलाल तेजावत। यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इसके बारे में अच्छे तरीके से लिखा गया, मोतीलाल तेजावत राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिखों द्वारा मुफ्त रसोई यानी लंगर की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई थी? ये जो व्यवस्था अपनाई गई थी वो सूफी दरगाहों से अपनाई गई थी। अगर हम बात करें कि लंगर को व्यवस्था किसने किया था, तो जो सिखों के दूसरे गुरु थे गुरु अंगद, उन्होंने लंगर की व्यवस्था की थी। और गुरुमुखी लिपि को भी प्रारंभ किया था गुरु अंगद ने। साथ ही साथ सती प्रथा का भी विरोध किया था गुरु अंगद ने, जो कि सिखों के दूसरे गुरु थे। राजाओं के दिव्य सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? पहले मध्यकालीन शासक के रूप में बलबन को जाना जाता है, जो कि गुलाम वंश के शासक थे, जिनका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। अगला पॉइंट्स, निम्नलिखित राजनीतिक संगठनों को उनकी स्थापना के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना। तो चलिए हम यहाँ पे एक करके देखते हैं कौन कब मैच होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें मद्रास महाजन सभा, तो मद्रास महाजन सभा को हम रख सकते हैं। सबसे पहले देखिए, मद्रास महाजन सभा जो है इसकी स्थापना 1884 में की गई थी। उसके साथ अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें, यहाँ पे अगर हम बॉम्बे, जैसे कि ये हो गया बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात करें, तो ये 1885 था। उसके बाद की अगर हम देखें पूना सार्वजनिक सभा, तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 हम कह सकते हैं। और यहाँ पे बॉम्बे एसोसिएशन जो कि 1851। तो अगर हम इनको अच्छे तरीके से मैच करना चाहें तो बॉम्बे एसोसिएशन सबसे पहले आएगा 4 बॉम्बे एसोसिएशन। उसके बाद हम कह सकते हैं बॉम्बे एसोसिएशन के बाद पूना सार्वजनिक सभा, यानी 4 के बाद 3 आएगा, और उसके बाद 4 के बाद 3 और फिर 1, यानी सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी। इसके बारे में अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा गया और साथ साथ इसके संस्थापक कौन कौन थे वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया। आप इसको याद रख सकते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना का संबंध किन 2 देशों से है? तो आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना का संबंध हो जाता है पाकिस्तान, चीन से। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि हाल ही में पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अपग्रेड किया गया, तो ये किस राज्य में स्थित है? पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को हाल ही में वन्यजीव अभ्यारण्य में अपग्रेड किया गया और ये असम में पड़ता है। बी को टिक कर सकते हैं।
माइत्रोत पुस्तक के लेखक कौन है? माइत्रोत पुस्तक के लेखक इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। किसने कहा था 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध है? ये बात कही गई थी वीडी सावरकर, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। सर्व शिक्षा अभियान के संशोधन के द्वारा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य से एक सरकारी कार्यक्रम है। तो ये 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके अंतर्गत क्या बात कही गई थी? तो ध्यान रहेगा, अनुच्छेद 21 के ए जोड़ा गया था और इसके साथ राज्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा अनिवार्य उपलब्ध कराएगी, ये बात कही गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से किसे सिंध के नकली स्थान के रूप में जाना जाता है? सिंध के नकली स्थान के रूप में मोहनजोदाड़ो को जाना जाता है। हो सकता है आपको लगे कि थोड़ा सा हम लोग फास्ट चल रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो जो होता है वो रिविजन्स के पर्पज़ से होता है, क्योंकि ऑलरेडी इसका ऑनलाइन टेस्ट आप लोग दे चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चंस को एक बार देख करके रिविजन्स करने के लिए आप वीडियो को देखा जाता है, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण किस में होता है? आरएनए का संश्लेषण नाभिक में होता है, डी बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? सही ढंग से मेल नहीं खाता है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि तीनों के तीनों गलत है, सभी गलत है, डी होगा राइट आंसर। क्योंकि 73वां संविधान संशोधन पंचायत से संबंधित है, 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है, जबकि 103वां संविधान संशोधन जो था वो जो 10% आरक्षण दिया गया था उससे संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कोई भी सही नहीं है, ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे पढ़ सकते हैं 103वां संविधान संशोधन अधिनियम। इस अधिनियम के तहत उच्च वर्ग के गरीबों जो लोग हैं उनको सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। निम्न में से किस संशोधन के द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई थी? तो ये था 31वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी। कालिदास संस्कृत के विद्वान थे जिनकी निम्न रचनाओं में से कौन नाटक नहीं है? ध्यान से समझिएगा, नाटक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ये अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम ये सभी के सभी नाटक है, जबकि कुमार संभव यहाँ पे नाटक नहीं था। कुमार संभव और साथ ही साथ रघुवंश ये महाकाव्य था, जबकि ऋतु संहार, मेघदूत ये लघु काव्य था। तो इसको याद रखिए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला पॉइंट्स, निम्न में से किसे 20वीं शताब्दी के डार्विन के रूप में जाना जाता है या फिर कहा जाता है? अर्नस्ट मेयर को कह सकते हैं 20वीं शताब्दी के डार्विन के रूप में जाने जाते हैं। प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन ए गलत होगा, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना बी आर अम्बेडकर के द्वारा तैयार उद्देश्य संकल्प पर आधारित नहीं था, जो कि JLN होगा, जवाहरलाल नेहरू। 1857 के महान विद्रोह के दौरान दिल्ली का नेतृत्व नाम मात्र को बहादुर शाह के हाथों में था, लेकिन वास्तविक नियंत्रण किसके हाथों में था? तो जनरल बख्त का, ठीक है, बख्त का। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। संविधान की 5वीं अनुसूची किन राज्यों को छोड़ करके अन्य अनुसूचित राज्यों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में बताती है? तो सिर्फ 4 राज्यों को यहाँ पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि इन चार राज्यों का उल्लेख 6वीं अनुसूची में किया गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्रथम व्यक्ति हम कह सकते हैं यहाँ पे चौधरी चरण सिंह, ए विल बी राइट आंसर। पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं जो वर्तमान में विदेश मंत्री हैं, एस जयशंकर। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर सत्र की अध्यक्षता की थी? कांग्रेस के लाहौर सत्र की अध्यक्षता, यानी जो 1929 के लाहौर सत्र हुआ था, इसकी अध्यक्षता JLN के द्वारा किया गया था। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य इसी में घोषित किया गया था और JLN की ये पहली अध्यक्षता थी, ये आपको याद रखना है। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का प्रयोग हम लोग उच्च तापमान के मापन में करते हैं, सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट वन की जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि 9 डिग्री सेल्सियस से गिरा करके 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो पहले आयतन घटेगा और बाद में बढ़ेगा, यहाँ पे सी को टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने और न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है क्या होती है, किस गुण के कारण? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है, ए होगा राइट आंसर। आंसू गैस में प्रयुक्त होता है, आंसू गैस में प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पे कह सकते हैं क्लोरोएसिटोफिनॉन। और जो हमारे आँख से आंसू निकलता है वो किस ग्रंथि से निकलता है? तो लैक्राइमल ग्रंथि से। निम्नलिखित में से किस देश में खरोष्टी लिपि का आविष्कार किया गया था? खरोष्टी लिपि ईरान, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईरान।
आगे देखिए, नेक्स्ट वन है कि महावीर द्वारा जैन धर्म के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा जोड़ा गया था। तो पहले 4 चीज़ें थी इसमें, लेकिन 5वां जो था वो ब्रह्मचार्य इसमें जोड़ा गया था। साथ साथ यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि 1936 में आयोजित बक्स आंदोलन किसके खिलाफ था। 1936 का बक्स आंदोलन जो था वो ज़मींदारों के खिलाफ था। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि राइबोसोम के लिए साइटें हैं। राइबोसोम के लिए साइटें जो कि प्रकाश संश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थल है, इसलिए इसे कोशिका का प्रोटीन कारखाना के रूप में भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण का गठन किसके द्वारा किया जाता है। पादप कोशिका के बाहरी आवरण का जो गठन होता है वो सेलुलोज के द्वारा होता है। ये होगा राइट आंसर। अगला पॉइंट्स, लवणता के ऊर्ध्वाधर वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। लवणता के ऊर्ध्वाधर वितरण के संबंध में तो कह सकते हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, क्योंकि समुद्री जल की बढ़ती लवणता इसके घनत्व को भी बढ़ाती है। बी होगा राइट आंसर। अगला पॉइंट्स, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। किसकी सलाह पर, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्ति करते हैं। और राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में आर्टिकल 155 में बात कही गई है। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। 1949 की राष्ट्रीय जो आय समिति गठित हुई थी इसके अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है, तो गिल्ट एंड बाजार का संबंध हो जाता है किससे, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरकारी प्रतिभूतियों से। ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से किसे नवगठित नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया था। नीति आयोग का गठन 2015 में किया गया था, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर, और उस वक्त प्रथम उपाध्यक्ष जो बनाए गए थे अरविंद पनगड़िया को बनाया गया था। वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार। नेक्स्ट वन की तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप से प्रवाहित होते हैं, तो ये कह सकते हैं प्रकाश तरंग के रूप में। ए होगा राइट आंसर, प्रकाश तरंग के रूप में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। तो यहाँ पे देखिए, रिक्टर स्केल किसके मापन में काम आता है, तो भूकंपीय तीव्रता यानी ए का 3 के साथ। ए का 3 के साथ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बी का 4 भी मिल गया, बी का 4 मिल गया। यानी सी की बात करते हैं केल्विन स्केल तापमान मापने के लिए, यानी सी का सेकेंड होगा, सी का सेकेंड यहाँ पे मिल रहा है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह सकते हैं ऑप्शन सी जो कि गलत है। खस जो कि अरुणाचल प्रदेश के साथ संबंधित नहीं होगा। खस एक प्रकार की जनजाति है, और यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसके बारे में अच्छे तरीके से कि भारतीय उपमहाद्वीप के मूल निवासी एक जातीय समूह है जो कि आजकल नेपाल और, यानी खस जनजाति की बात की जा रही है, आजकल नेपाल और भारतीय राज्यों जैसे उत्तराखंड, कुमाऊं, गढ़वाल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, असम और कश्मीर में स्थित है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में इसका कोई जिक्र नहीं है। इस वजह से ऑप्शन सी गलत होगा। समेत शिखर किस धर्म का तीर्थ स्थल है। समेत शिखर किस धर्म का तीर्थ स्थल है, तो ये जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है, तो इसकी स्थापना की गई थी 29 अक्टूबर 1891 में, और इसका स्थापना पटना में किया गया। ऑप्शन सी। इसके संस्थापक की बात करें तो कह सकते हैं खुदा बख्श खान के द्वारा ये किया गया था, इसकी स्थापना। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, तो यहाँ पे हम ध्यान रख सकते हैं कि प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन बी होगा आउटपुट डिवाइस। नोक्रेक जयमंडल अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। नोक्रेक जयमंडल बहुत बार पूछा गया, मेघालय होगा राइट आंसर। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। खान की उपाधि से किसे सम्मानित किया था, तो यहाँ पे हो जाएगा हॉकिंस। हॉकिंस खान जो कि जहांगीर के दरबार में आया हुआ था, और इसको जेम्स प्रथम ने भेजा था। तो फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर आया था। स्वाली जो होता है वो गुजरात कह सकते हैं, गुजरात में सूरत के ये करीब पड़ता है स्वाली, और इसको थॉमस बेस्ट, ठीक है, थॉमस बेस्ट राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया गया था, तो सिताब राय यहाँ पे करेक्ट होगा, सी को टिक कर सकते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने कराया था, और ये इस पर अंतिम मुगल सम्राट बैठने वाला जो था वो कह सकते हैं मोहम्मद शाह, ठीक है। मोहम्मद शाह नादिर शाह के आक्रमण के साथ इसने मयूर सिंहासन को भी अपने साथ ले जा चुके थे, और उस वक्त मोहम्मद शाह का ही शासन था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन थे।
तो लोक आचरण अधिकारी को महोत्सव कहा जाता था, सी होगा राइट आंसर। दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित पास को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? पाल घाट के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए पाल घाट। नेक्स्ट वन क्या है कि समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानून के विरोध होने पर क्या होगा? तो जब दोनों में विरोध हो जाता है तो उस वक्त केंद्र के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसी को प्रचलन किया जाएगा विरोध होने की स्थिति में। संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में से कौन सी समिति जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी? तो देखिए, राज्य की बात करें या फिर संघ की बात करें, दोनों के लिए हम यहाँ पे कह सकते हैं जवाहरलाल नेहरू के संबंध में आता है तो संघ शक्ति समिति, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। तो उपाधियों का अंत की अगर हम बात करें तो ये अनुच्छेद 18 में बात किया गया, यानी 1 का 3 के साथ होना चाहिए। 1 का 3 के साथ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या हमारा मिल रहा है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की अगर स्वतंत्रता की बात करें तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा इसका 26, यानी देखिए यहाँ पर मिल रहा है, तो बिल्कुल सही हो गया ऑप्शन सी। साथ ही साथ अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण ये 29 हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार 21 का फर्स्ट, तो इस सभी को याद रखेंगे। अगला पॉइंट्स, संविधान सभा के मसौदा समिति के सदस्य ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा नामित राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट होगा, उसकी पहचान करें, यानी किसने ये बात कही थी? तो यहाँ पे मेरा सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टी रामाचारी ने। ठीक है, टी कृष्णा रामाचारी ने बात कही थी। किस समिति आयोग ने भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? और इनकी जो व्यवस्था थी यानी कि सिफारिश की थी वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी। तो बलवंत राय मेहता, और ये 1957 से संबंध रखते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वर्षा चक्रवातीय वर्षा, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चारागाह जो घास स्थल है उसको क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका को हम यहाँ पे पंपास कह सकते हैं। प्रेरी जो होता है वो उत्तरी अमेरिका कह सकते हैं, यूएसए और कनाडा का। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपीज जो होता है वो एशिया का कह सकते हैं। ठीक है, यूरेशिया कह सकते हैं। अगला पॉइंट्स क्या है? पत्ती के मध्य में मोटी सिरा को क्या कहते हैं? पत्ती के मध्य में मोटी सिरा मध्य सिरा कहलाता है, ये होगा राइट आंसर। विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना कब की थी? मित्र मेला, तो मित्र मेला 1899, यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला पॉइंट से कि फतवा-ए जहांदारी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? फतवा-ए जहांदारी, तो इसका संबंध जियाउद्दीन बर्नी से होगा, बी को टिक करेंगे, जियाउद्दीन बर्नी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? तो आर्टिकल 37 यहाँ पे करेक्ट होगा। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो इसका संबंध आर्टिकल 50 से होता है, और 50 आने का मतलब कह सकते हैं राज्य के नीतिशक सिद्धांत, क्योंकि 36 से 51 तक इसके बारे में वर्णन किया गया। अगला पॉइंट्स, समुद्र में अधिकांश ज्वार भाटा किस कारण से आता है? समुद्र में अधिकांशतः जो ज्वार भाटा आता है पृथ्वी तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण आता है। अंडमान को निकोबार से कौन सा जल स्रोत पृथक करता है? तो आपको पता होगा 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है, जबकि 10 डिग्री चैनल छोटे अंडमान को कार निकोबार को अलग करता है, यानी अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। वनों की कटाई का क्या परिणाम होते हैं? वनों की कटाई के क्या परिणाम होते हैं? तो सूखा भी आता है, बाढ़ भी और मृदापर्दन, यानी सही होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग में सबसे ऊंचे शिखर स्थित है? सबसे ऊंचे शिखर, जैसे आपको पता है कि सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट जो होता है वो नेपाल हिमालय के अंतर्गत आता है। मैंने आपको जो नोट्स प्रोवाइड कराया था उसमें बहुत बारीकी से आपको ये सभी चीज़ें क्लियर कराई गई है, तो उसको याद रखेगा। अक्सर क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं जो हिमालय के जो क्षेत्र हैं वो किस तरह से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब हिमालय कह सकते हैं या फिर कश्मीर हिमालय कह सकते हैं। कश्मीर हिमालय के जो किसके बीच पड़ता है? तो सिंधु और सतलज नदी के बीच पड़ता है पंजाब हिमालय। ठीक है, उसके बाद आता है कुमाऊं हिमालय, तो ये हमारा कह सकते हैं सतलज और काली के बीच आता है। उसके बाद नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के मध्य, और उसके बाद असम हिमालय, ये तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर फिलहाल ऑप्शन बी होगा, नेपाल हिमालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य में दूसरी सबसे लंबी मुख्य तटीय रेखा? तो सबसे पहले तो आपको पता है गुजरात होता है, लेकिन दूसरी की बात करें तो आंध्र प्रदेश यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। अगर दक्षिण भारत का कहता तो वहाँ पे सबसे पहले आपको आंध्र प्रदेश को टिक करना होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से हार्बर वेव के नाम से किसे जाना जाता है? हार्बर वेव, समुद्र के भीतर के जो भूकंप होता है उसको हार्बर वेव के नाम से जानते हैं, ये होगा राइट आंसर।
जनवरी 2021 में भारत और किस देश ने हाल ही में सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल शुरू किया? तो इसका संबंध ऑप्शन डी से होगा, फ्रांस। हाल ही में एक ही रॉकेट से 143 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया किसने? तो ऐसा कौन कर सकता है? स्पेसएक्स, जो कि काफ़ी चर्चा में चल रहा था। स्पेसएक्स, जो कि इसके संस्थापक कौन है? एलन मस्क। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 25 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया? 25 जनवरी का स्थापना दिवस होता है हिमाचल प्रदेश का। यहाँ पे सी होगा बिल्कुल राइट आंसर। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। साथ ही साथ राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस देश ने यूएई की मंजूरी के बाद अबू धाबी में अपना दूतावास खोल दिया है? इसका सही आंसर होगा इजरायल। सी विल बी राइट आंसर, इजरायल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया जोधपुर, यानी कि जिसको ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं, जोधपुर। अगला पॉइंट्स, हाल ही में नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला रखी गई है कहाँ पे? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कटक में। ठीक है, कटक बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गया? तो कह सकते हैं ऑप्शन बी होगा ऋषभ पंत। ऋषभ पंत। एस्टोनिया, जो हाल ही में खबरों में था, किस महाद्वीप में स्थित है? एस्टोनिया का संबंध यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरोप से। यूरोप यहाँ पे करेक्ट होगा। एस्टोनिया के संबंध में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे इसकी राजधानी कह सकते हैं तल्लीन, और यूरो इसकी मुद्रा है। सॉलिड प्रोपेल्सन रॉकेट इंजन जिसका हाल ही में स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम कलाम 5 रखा गया। सी होगा करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन दो राज्यों के बीच तक चलने वाली 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई? तो ये सभी राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपको कराया गया था, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के बीच। चलिए नेक्स्ट वन देखिए। किस शहर के अमर सिंह कॉलेज की इमारत को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2020 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे मेरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीनगर। भारत का पहला परागणकर्ता पार्क यानी पॉलिनेटर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, उत्तराखंड, काफ़ी चर्चा में था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा गुजरात के गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। ये होगा राइट आंसर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में हाल ही में जारी किया गया, तो इस संदर्भ में बताएं कौन सा कथन सही है? तो इस पासपोर्ट रैंकिंग शीर्ष में जो कि कह सकते हैं शीर्ष 3 स्थानों पर एशियाई देश हैं। रिपोर्ट में भारत 85वें स्थान पर है। रिपोर्ट में जापान पहले स्थान पर, अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर। तीनों के तीनों पॉइंट सही होगा, डी को टिक करेंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न क्या है? 1956 ओलंपिक में फुटबॉल टीम के सदस्य रहे किस भारतीय फुटबॉलर का हाल ही में निधन हो गया? तो इनका नाम क्या है? निखिल नंदी। निखिल नंदी जो कि फुटबॉलर थे। यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए किस हेरिटेज पार्क को उत्कृष्टता का पुरस्कार मिला? तो सुंदर नर्सरी जो कि दिल्ली में स्थित है और इसे पहले आगम बाग के नाम से जाना जाता था। 23 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इनकी 125वीं जयंती मनाई गई है। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। किस देश की सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच आयोजित किया है? किस देश की सेना ने संयुक्त सैन्य कवच अभ्यास को स्टार्ट किया था? भारत की सेना ने। किस राज्य सरकार ने युवाओं को व्यावसायिक उद्यम शुरू करने के लिए स्वयं योजना को शुरू किया? स्वयं योजना को स्टार्ट किया असम के गवर्नमेंट। ऑनलाइन टेस्ट में ये थोड़ा सा इसका राइट आंसर मिस्टेक दिया गया था, पंजाब दे दिया गया था गलती से, तो फिलहाल राइट आंसर होगा असम। ठीक है, असम के युवाओं को व्यावसायिक उद्यम शुरू करने के लिए स्वयं योजना शुरू किया गया। स्वयं योजना का पूर्ण रूप यहाँ पे पढ़ सकते हैं स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट योजना। आगे देखिए, निम्न में से किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की? बागवानी विकास मिशन की घोषणा की गई है गुजरात के गवर्नमेंट के द्वारा। ए होगा राइट आंसर। हाल ही में रतले पनबिजली किस राज्य में शुरू की गई है, करने की घोषणा की गई है? रतले पनबिजली, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। किस राज्य सरकार ने कीवी मिशन योजना को शुरू किया? कीवी मिशन योजना को स्टार्ट किया किसने? तो उत्तराखंड यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला पॉइंट्स, किस शहर के गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदल करके बाल ठाकरे के नाम पर रखा गया? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा नागपुर। ए को टिक कर सकते हैं।
सुंदरवन के शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया। ये सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो सभी को पता होगा, इसमें तो कुछ नया नहीं है, पश्चिम बंगाल राइट आंसर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण की अनुमति दी। इसका निर्माण किया जा रहा है दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में। अगला पॉइंट्स, यदि डिस्क का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि क्या होगा? तो जब क्षेत्रफल 616 होता है तो हम रेडियस अगर बात करें तो 14 यहाँ पे कह सकते हैं। बहुत आसान तरीके से अगर आपको निकालना होगा तो निकाल सकते हैं। इसके बराबर में 22/7 यानी पाई आर स्क्वायर से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आर की वैल्यू 14 निकल जाएगा। तो जब 14 आर की वैल्यू निकल गया तो 2 पाई आर से हम परिधि निकाल सकते हैं। तो 2 पाई आर अगर हम रखते हैं 22/7 और आर की वैल्यू 14, तो 7 दूनी की 14, 22 चौका 88, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन क्या है? यदि 3 नंबर 108, x और 144 का मसब 12 है तो बताइए कि कौन सी संख्या x नहीं हो सकती है, यानी x के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या नहीं हो सकती है। हमें वो संख्या रखना है जिसका मसब 12 आए। तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको बताऊँ कि अगर 72 रखता हूँ, 108 और दूसरी संख्या 72 रखता हूँ x के जगह पर, तीसरी 144, तो इनका HCF आप कहेंगे कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, 36 हो जाएगा। तो हम पॉसिबल नहीं है क्योंकि 72 को नहीं रख सकते, क्योंकि हमें HCF सिर्फ और सिर्फ 12 ही लाना है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं 72 नहीं हो सकता है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस को आप रख करके ट्राई कर लीजिएगा, सभी का मसब 12 ही आएगा। 9/10 3/25 का मसब क्या होगा? तो भिन्न का मसब आपको बताया गया कैसे निकाला जाता है, 3/25। जो भिन्न का मसब पूछा जाता है, यानी जो पूछा रहा है आपके HCF पूछा जा रहा है, तो ऊपर में हम HCF ही रखेंगे, नीचे हमारा LCM हो जाएगा। तो LCM नीचे, यानी ऊपर का HCF निकालना है तो 9 और 3 का HCF, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 हो जाएगा, और नीचे का अगर हम देखें तो 50 हो जाएगा। तो 3/50 राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 स्थानों के बीच प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का हाल ही में उद्घाटन किया? तो इसका संबंध हो जाता है कोच्चिन से मंगलुरु, ठीक है, बी को टिक करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको 100 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और ये हमारा सेट नंबर 3 था। नेक्स्ट सेट हम लोग सेट नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।